10th क्लास। चैप्टर 6 त्रिभुज हम पढ़ रहे हैं। 6.1 एक्सरसाइज मैंने करवा दी है। आज हम इसकी एक प्रमेय करेंगे। पहले कल का रिवीजन करवा देती हूँ। हमने पढ़ा था त्रिभुज की समरूपता। तो यह दो त्रिभुज समरूप होते हैं। कब होते हैं, क्या डेफिनेशन है? दो त्रिभुज समरूप होते हैं यदि उनके संगत कोण बराबर हों। एक तो ये शर्त होनी चाहिए कि संगत कोण बराबर हों तथा उनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में हों, अर्थात समानुपाती हों। ये हमने कल समरूप त्रिभुज में समझा था। इसकी प्रमेय करते हैं। इम्पोर्टेंट प्रमेय है ये। यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए तो ये अन्य दो भुजाओं को एक ही अनुपात में भाजित हो जाती हैं। क्या मतलब हुआ इसका देखो, फिर से समझो। ये यदि किसी त्रिभुज, अब ये त्रिभुज है हमारे पास ABC, ये त्रिभुज है हमारे पास। क्वेश्चन में है यदि किसी त्रिभुज, तो ये हमारे पास त्रिभुज है, त्रिभुज ABC की एक भुजा, हमने एक भुजा ले ली BC, ये भुजा हमने ले ली BC के समांतर, इस भुजा के समांतर हमने एक भुजा DE खींची। तो इसके प्रमेय में लिखा है एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर। ये वाला तो हो गई हमारा त्रिभुज है, त्रिभुज ABC। ये आप प्रमेय कॉपी में उतारोगे और फिर इसका हमें ये प्रमेय सारी कॉपी में उतारोगे आप। ये प्रमेय मैंने नोट कर दी यहाँ पे दिया है। हमें क्या दिया इसमें, यदि किसी त्रिभुज, तो दिया क्या है, एक त्रिभुज ABC, ये दिया है। त्रिभुज हमने लिख लिया यहाँ पे ABC। इसकी एक भुजा की एक भुजा कौन सी है, त्रिभुज की एक भुजा है BC। एक भुजा BC है, उसके समांतर, इसके समांतर एक भुजा हमने ली सच दैट, कैसे ली एक भुजा, DE समांतर है BC के। एक भुजा के समांतर, तो हमने एक भुजा के समांतर भुजा DE खींची। ये जो DE भुजा, ये अन्य दो भुजाओं को, एक भुजा AB और एक भुजा AC, अन्य दो भुजाएं ये वाली हैं। अन्य दो भुजाएं कौन सी हैं, देखो अन्य दो भुजाएं हैं AB और AC, ये अन्य दो भुजाएं। अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए। बिंदु कौन से, D और E है, D और E पे प्रतिच्छेद कर रही है ये। तो ये जो DE रेखा है, ये अन्य दो भुजाओं को एक अनुपात में विभाजित, तो ये अन्य दो भुजाएं एक अनुपात में विभाजित हो जाती हैं। ये जो ये रेखा है, ये इन दो रेखाओं को एक अनुपात में विभाजित करती है। तो हमें सिद्ध करना है AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन AC। ये हमें सिद्ध करना है। अब पहले तो इसमें हम करेंगे रचना। प्रमेय में दिया है लिखते हैं, सिद्ध करना है लिखते हैं, रचना लिखते हैं। रचना हमने क्या करी कि DM एक लंब खींचा AC पर और तथा एक और लंब हमने लिया EN, ये हमने लंब लिया AB पर। देखो यहाँ पे लंब बनाते हैं हम। लंब का मतलब 90 डिग्री का कोण बनना चाहिए। ये कोण 90 डिग्री का है। DM हमने लंब डाला AC पर
और E से N पे यहाँ पे लंब डालना है हमें। EN लंब डाला हमने AB पर, तो 2 हमने ये लंब डाल दिए। अब देखो इसमें हम ADE ये त्रिभुज है, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल हम 2 तरह से निकाल सकते हैं। कैसे? एक बार तो अगर हम AE को हम आधार मान लें और DM को ऊंचाई मान लें, तो आधार 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। एक बार तो ऐसे निकालेंगे हम। दूसरी बार दूसरी तरह से कैसे निकाल सकते हैं? ये आधार मान लें AD और EN को हम लंब मान लें, हाफ इंटू ये आधार AD इंटू EN। अब 2 तरह से इसका हम क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। नीचे भी हमें क्षेत्रफल लेना है। पहले हम इसका क्षेत्रफल निकालते हैं। क्षेत्रफल इसकी हम उत्पत्ति शुरू करते हैं। इसकी उत्पत्ति शुरू करते हैं। एरिया ADE एरिया ADE 1/2 आधार हम ले रहे हैं AD और इस पे जो लंब है वो EN है। AD इंटू EN। सूत्र कौन सा लगाया? सूत्र है एरिया किसी त्रिभुज का 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। हमने इसमें ये सूत्र लगा दिया 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। अब हम निकालेंगे एरिया ऑफ ADE दूसरी तरह से। ये भी 1/2 इंटू, अब आधार लेंगे AE और इस पे ये DM। इसको समीकरण 1 लिख दो, इसको समीकरण 2 लिख दो। हमने ADE का ही क्षेत्रफल 2 तरह से निकाल लिया। ठीक है, एक बार आधार ये लिया AD और ऊंचाई EN ली, दूसरी बार आधार AE लिया और ऊंचाई DM ली। अब इसमें भी कुछ करेंगे हम, नीचे के भी एरिया निकालते हैं। नीचे हम त्रिभुज बनाएंगे पहले। अब त्रिभुज कौन कौन से बनाएंगे? एक तो हम D से C को मिलाएंगे और एक हम B से E को मिलाएंगे। एक तो हम क्षेत्रफल ये निकालेंगे त्रिभुज इसका, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल इसका BDE, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब इसमें आधार ये है। अब यहाँ तो कोई ऊंचाई दिख नहीं रही हमें, सीधी लाइन तो कोई दिख नहीं रही। 90 डिग्री का कोण तो कहीं ये भी कोई बड़ा कोण है, 90 डिग्री का तो नहीं है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इसको पीछे तक लेके जाते हैं और यहाँ पे ये बन रहा है इसका EN, इसका बन रहा है लंब। तो 1/2 BD इंटू EN। हम इस ये जो आधार है इसके लिए लंब हम EN लेंगे। एरिया BDE इज इक्वल टू 1/2 BD इंटू EN। इसको कह दो समीकरण 3। अब हम इसका एरिया निकालेंगे DEC, यहाँ इधर का एरिया, इस तरफ का एरिया। इसको मैं तुम्हें पेंसिल से करके दिखाती हूँ कौन सा एरिया हम ले रहे हैं। ये वाला एरिया, इधर का एरिया। तो इसमें आधार CE लेंगे और देखो ये अगर यहाँ देखें तो ये तो कोण बड़ा बन रहा है, 90 डिग्री का नहीं बन रहा। तो इस आधार को हम पीछे तक लेके जाएंगे और यहाँ देखो लंब क्या है, DM है लंब। यहाँ पे आधार हम ये लेंगे और लंब इसके साथ में ये वाला लेंगे। एरिया ऑफ DEC 1/2 CE इंटू DM।
ये हो गई समीकरण 4। अब देखो हमें जो सिद्ध करना है वो क्या करना है, ए डी अपॉन डी बी सिद्ध करना है इज इक्वल टू ए ई अपॉन ए सी। और यहाँ पे हमारे पास ए डी है, बी डी है, ए ई है और सी, चारों चीज़ें हैं जो हमें सिद्ध करनी है। बट ये नहीं है ई एन डी एम, ये नहीं है। तो हम क्या करेंगे, समीकरण 1 को तो 3 से भाग करेंगे जिससे कि ई एन और ई एन कट जाएंगे। समीकरण 2 को 4 से भाग करेंगे जिससे कि डी एम और डी एम दोनों कट जाएंगे। समीकरण 1 को समीकरण 3 से भाग करने पर एरिया ऑफ ए डी ई अपॉन एरिया ऑफ बी डी ई इज इक्वल टू 1/2 ए डी इंटू ई एन अपॉन 1/2 बी डी इंटू ई एन। तो 1/2 से 1/2 कैंसिल, ई एन से ई एन कैंसिल, ए डी अपॉन, अब बी डी है इसको डी बी भी लिख सकते हैं, एक ही बात है। और समीकरण 2 को समीकरण 4 से भाग करेंगे क्योंकि दोनों में डी एम है तो वो दोनों कट जाएंगे। देखो जो प्रूव करने वाला वो चीज़ आ गई हमारे पास, आधी आ गई, आधी हम निकालेंगे अभी। ए डी ई अपॉन एरिया ऑफ डी ई सी इज इक्वल टू 1/2 ए ई इंटू डी एम अपॉन 1/2 ई सी इंटू डी एम। 1/2 से 1/2 कटा, डी एम से डी एम कटा, ए ई अपॉन ई सी। अब देखो यहाँ पे तो एरिया ऑफ ए डी ई है, यहाँ पे भी एरिया ऑफ ए डी है, मतलब ऊपर वाले तो दोनों बराबर हो गए, ठीक है। नीचे एरिया ऑफ बी डी है, इधर एरिया ऑफ डी सी है। अगर ये दोनों बराबर हो जाएं तो हमारे ये दोनों भी बराबर हो जाएंगे फिर, क्योंकि ये पूरा अगर बराबर हो गया, इसके ऊपर वाला तो बराबर है ही, न्यूमरेटर तो बराबर है ही। अगर हमारे डिनोमिनेटर इसके बराबर हो जाए तो ये पूरा इस पूरे के बराबर हो जाएगा। जब ये दोनों इक्वल हो गए तो ये दोनों भी इक्वल हो जाएंगे। तो इसको लिख दो समीकरण 5 और ये लिख दो समीकरण 6। अब तुमने 9th में चतुर्भुज के चैप्टर में एक प्रमेय पढ़ी थी कि दो एक ही आधार, ये अगर आधार ले लेते हैं और दो समांतर भुजाओं के बीच, ये दो समांतर भुजाएं हैं, बने त्रिभुजों का क्षेत्रफल इक्वल होता है। एक ही आधार और दो समांतर भुजाओं के बीच बने त्रिभुजों का, ये एक त्रिभुज ये बना हुआ है, एक त्रिभुज ये बना हुआ है, दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल बराबर होता है। ये प्रमेय हम लगाएंगे। एक ही आधार डी ई तथा दो समांतर भुजाएं डी ई समांतर बी सी, दो समांतर भुजाएं, इनके बीच बने दो त्रिभुज, त्रिभुज बी डी ई तथा त्रिभुज डी सी, इनका क्षेत्रफल बराबर होगा। बने दो त्रिभुजों का क्षेत्रफल बराबर होगा। तो एरिया ऑफ बी डी ई इज इक्वल टू एरिया ऑफ डी ई सी। यहाँ 7वीं समीकरण, समीकरण 6 और 7 से ये लिखते हैं हम, 6 और 7 से हम क्या करेंगे, डी ई सी की जगह बी डी ई रख देंगे क्योंकि बराबर है। एरिया ऑफ ए डी ई अपॉन एरिया ऑफ बी डी ई इज इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी। ये समीकरण 8। समीकरण 5 और 8 से, समीकरण 5 और समीकरण 8 की तुलना करने पर, इन दोनों की तुलना करेंगे तो दोनों के लेफ़्ट वाले बराबर हैं। अब यहाँ भी देखो ए डी ई लिखा है, बी डी ई लिखा है, और ये 5 में ए डी और बी डी लिखा है, ऐसे 8 में ए डी और बी डी है। इधर यहाँ ए डी अपॉन डी बी है, यहाँ पे ए ई अपॉन ई सी है। तो जब ये दोनों बराबर हैं लेफ़्ट साइड वाले, तो राइट साइड वाले भी इक्वल होंगे। ए डी अपॉन डी बी
इज इक्वल टू ए अपॉन ई सी, हैंस प्रूव्ड। यही हम प्रूव करना था। इम्पोर्टेंट प्रमेय है। इस प्रमेय के और नाम से प्रमेय आती है। इसका एक नाम होता है थेल्स प्रमेय। आपसे वाइवा में भी पूछा जा सकता है कि थेल्स प्रमेय बताइए कौन सी होती है। तो आपको ये जो पूरी लिखवाई है प्रमेय ऊपर, वो आपको याद करनी है। थेल्स प्रमेय भी इसका नाम होता है। इसका नाम बीपीटी भी होता है, बेसिक। इसकी फुल फॉर्म होती है बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। इसको ये भी कहते हैं, हिंदी में इसको कहते हैं आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय। ये चार नाम से आपको कुछ भी एग्जाम्स में आ सकती है। थेल्स प्रमेय लिखा हो तो भी आपको यही प्रमेय करनी है। बीपीटी लिखा हो ये भी करनी है। बीपीटी की फुल फॉर्म बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। बेसिक का मतलब आधारभूत, प्रोपोर्शनैलिटी मतलब समानुपातिकता, और थ्योरम का मीन्स प्रमेय। ये आपको बुक में यहाँ लिखी मिल जाएगी। थेल्स प्रमेय, आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, इसकी शॉर्ट फॉर्म हो गई बीपीटी। ये थ्योरम थेल्स नाम के एक यूनानी गणितज्ञ थे, उन्होंने इसे प्रतिपादित किया था, तो उनके नाम पर ये थ्योरम का नाम पड़ा है थेल्स थ्योरम। ओके, थैंक यू। अब आप इसके अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा।